सिगमंड फ्रायड जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बट जो आपके कार्ल युंग है ये कौन से थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट जो हैं ये रहे हैं। हैज प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो इन्होंने जो है किसका कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने जब आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड है उनकी जो थ्योरी रही है, ठीक है, या जो उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड उसका जो पूरी ब्रीफिंग दी थी, तो वो जो है हमारी पर्सनैलिटी में दी थी। यानी जब जैसे देखो हर एक ट्रेट होता है, मोटिवेशन होता है, लर्निंग थ्योरीज होती हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरीज होती हैं। अब जैसे हमने जो अभी तक की है वो है बिहेवियरिज्म में जो हमने बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज पढ़ी, ठीक है। तो अब जो आपके बेसिक जो सिगमंड फ्रायड थे, इनका जो हम बोल सकते हैं कि इनका जो योगदान है वो किस में रहा है, पर्सनैलिटी में रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो भी इन्होंने जैसे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और प्री कॉन्शियस माइंड है, उसको ब्रीफ किया। फिर इन्होंने जो है ईदम, ईगो और सुपर ईगो का दिया। तो ये सारे जो है हमारे पर्सनैलिटी में पढ़े जाते हैं। तो इसलिए इनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो हमारा किसमें है, पर्सनैलिटी में है, ठीक है। तो ये जो कार्ल जुंग है ये भी जो है इन्होंने क्या किया, अब जो हमारी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो मतलब बेसिकली पर्सनैलिटी के अलग अलग थ्योरीज आई, तो इन्होंने क्या दिया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे आज भी हम बोलते हैं, जैसे कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं करता है, या मतलब अपने में ही रहता है, ज्यादा जो है जिसकी डेवलपमेंट ऐसे बाहरी नहीं है, बाहरी इन द सेंस कि दूसरे लोगों से मिलना जुलना नहीं है, यानी आप मतलब जो सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड रहता है, ठीक है, अपनी नीड्स अपनी चीजें, तो वो जो है आपके इंट्रोवर्ट होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जैसे जो सबसे घुल मिल जल्दी जाते हैं, यानी अपनी बातों को जल्दी शेयर करते हैं। तो इस तरह का बाकी सबको पता ही है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट नेचर क्या होता है। तो ये भी हमारी जो है पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा है। यानी जब भी आपसे ऐसे बोला जाता है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, तो आप उनमें इन पॉइंट को जोड़ते हो। ऑल्दो आप ऐसा नहीं लिखते कि इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है, लेकिन आप ये जरूर बोल देते हो कि जैसे मेन है, अगर आप ये बताओगे किसी को कि मैं जल्दी जो है वो घुल मिल जाता हूँ कि सबके साथ, ठीक है, तो उससे आपको डायरेक्ट सबको ही पता है कि वो कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट है आपका, वो जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप पहली चीज है कार्ल जुंग ने किस में कंट्रीब्यूशन दिया था, साइको एनालिसिस में। फिर दूसरा है कि ये कहाँ के जो है वो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, तो ये जो है आपके स्विस साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। एंड इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में। तो ये था कार्ल जुंग के बारे में। फिर इसके बाद एक और नाम आया था एडलर, जिनका पूरा नाम है एल्फ्रेड एडलर। बट मैंने पहले भी बहुत बार आपको ये बात बोली है कि शुरू का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनका जो आपका लास्ट में लिखा जाता है वो मेन है, क्योंकि यही इनका नाम होता है, ठीक है। बाकी तो जैसे हमारे सर नेम होते हैं हम पीछे लगाते हैं, जितने भी ये जैसे ब्रिटिशर्स थे है ना और इस तरह के हैं, तो इनका एक ही है कि इनका जो सरनेम होता है वो पहले होता है, ठीक है। तो इसलिए एल्फ्रेड एडलर ये भी जो है वो आपके अगेन इनका भी कंट्रीब्यूशन किस में रहा, साइको एनालिसिस में जो है वो इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो एल्फ्रेड एडलर वाज एन ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर। अब ध्यान रखना कि ये जो है डॉक्टर थे, ठीक है, कहाँ के, ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, ऑस्ट्रियाई चिकित्सक थे, एंड साइकोथेरेपिस्ट। अब ऑब्वियसली साइकोथेरेपिस्ट, जब मैं आपसे पिछली बार मिली थी तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि हमारे पास जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड दो ही टर्म आती हैं, या तो साइकोलॉजिस्ट है या फिर साइकेट्रिस्ट है। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिनल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और वो जो है आपको मेडिसिन जो है रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो बेसिकली थेरेपीज देते हैं।
यहाँ पे आपको लिखा जरूर है कि मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, पर अगेन अब ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली जो साइकेट्रिस्ट भी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी होती, पर मेन है कि उन्होंने एमबीबीएस करा होता है, तो उनको मेडिसिनल जो है वो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई भी हमें पता है कि जब बीमारी होती है तो हमें जो है बीमारी का इलाज पढ़ने से पहले हमें बीमारी के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जितने भी मतलब साइकेट्रिस्ट हैं तो वो भी साइकोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं, बट अगेन उनके लिए जैसे हम साइकोलॉजी इस टाइम अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह की नहीं पढ़ेंगे। तो वो एमबीबीएस वाली ही होती है, तो मतलब जिसमें सीधा डिसऑर्डर और उन्हीं के ओरिएंटेड चीजें रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एडलर थे तो इनके बारे में अगेन तो मेन है तो आपने याद रखना है कि साइकोथेरेपिस्ट थे, ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो ये आपने जो है देखो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजी में। पहला कि वो ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर, जिसमें हम कौन से टर्म याद रखेंगे कि वो साइकोथेरेपिस्ट थे, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखेंगे कि वो किसके फाउंडर थे, स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अब जैसे मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जैसे स्कूल ऑफ थॉट आए, ठीक है, तो उसके बाद जो है स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी जो है कॉन्सेप्ट आया है। तो इन्हों जो बेसिक स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अब इंडिविजुअल है जो हमारे जैसे देखो व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है। सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जो स्कूल के फाउंडर हैं वो कौन है, हमारे एल्फ्रेड एडलर, और ये ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा बीच में ना ऐसे सिग्नल मुझे फील हो रहा था कि सिग्नल कट रहा है, तो बता देना कि मतलब अगर किसी को आवाज नहीं आएगी तो काइंडली टाइम से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब अगले आते हैं हमारे हंस आइजेंक। अब ये जो हंस इधर है इंग्लिश में, मतलब ऐसे इनका जो नाम है वो है हेंज, ठीक है, हेंज आइजैक, ये पूरा ही याद रखें आप। हेंज आइजैक जो है 1916 से 1997। अब देखो मैंने आपको ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें कि आपका जैसे अब जो हम मतलब जो आपका बेसिकली पहले प्रीवियस जैसे हमने पूरा जहां से साइकोलॉजी का मेन जो है हम बोल सकते हैं कि जहां से मेन साइकोलॉजी हमने पढ़ना शुरू करा है, ठीक है। अब हम जो है न्यू एरा में आ रहे हैं, यानी जो अब हमारी 21वीं शताब्दी के आसपास के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनमें जो है हम ज्यादा अब पढ़ रहे हैं उनके बारे में। अभी भी थोड़े बहुत ऐसे मैंने कहा है ना कि फंक्शनलिज्म अभी नहीं किया है तो हम फिर से पीछे जाएंगे, बट अब जो हम जितनी भी साइकोलॉजी के जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये जो है वो बेसिकली आपके जो है अभी की सेंचुरी के भी आएंगे, यानी जो जैसे हम चले ना तो अब 2000 के बाद के भी जो हैं जिन्होंने थोड़ा कुछ भी आगे दिया है। बट अब यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि 1916 से 1997 तक, तो अब क्या है कि जो आपकी 20वीं शताब्दी है ना, उसका एंड हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है आगे को ही बढ़ रहे हैं। तो आपने जब भी इनका नोट्स आप लोग बनाते हैं तो इनका टाइम पीरियड आपको अभी नहीं पढ़ना है, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है। अगर टाइम पीरियड पे ध्यान दोगे तो फिर बाकी की चीजें बहुत खराब होती हैं। तो टाइम पीरियड का आपने ऐसे करना है, ये जो ईयर जिनके जितने भी हमने पढ़े देखो इंपॉर्टेंट तो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप छोड़ देना, पर इसको आपने कब करना है, जैसे ही आपका टेस्ट नजदीक आएगा और आपको पता है कि अब लास्ट रिवीजन है, ठीक है, या फिर एग्जाम से जाने से आप 2-3 दिन पहले जो है तभी इन ईयर को पढ़ना, क्योंकि अभी से पढ़ोगे तो फिर से भूल जाओगे तब तक, ठीक है। तो इसलिए ये वाली चीज जो है आप रिवीजन के लिए बाद के लिए रख सकते हो। सो आइजैक जो है ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो है वो रहे हैं। 3 नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। एक तो आपके पहले सिगमंड फ्रायड आए, फिर कार्ल जूंग आए, फिर इसके बाद जो है आपके एडलर,
ठीक है। और अब जो है आपके हैंस आइजैक, ये 4 नाम है जो आपने साइको एनालिसिस में याद रखने हैं, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन काफी रहा है, तो इसलिए आपको इनके नाम याद रखने हैं। दूसरा, ये सब जो है अलग अलग जगह से थे, ठीक है। तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि एडलर, जैसे एडलर है, कार्ल जुंग है, ठीक है, ऑस्ट्रियाई साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। और तो इस तरह से जो आपके आइजैक हैं, ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। तो तीनों ने अलग अलग चीज दी है, ठीक है। जैसे आपने एडलर का पढ़ा, तो एडलर का आपने पढ़ा कि उन्होंने स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी दिया है। क्या दिया है? स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और अब जो आइजैक का है, ये जो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। आपको डायरेक्ट यही टर्म है, क्योंकि काम तो सबका, अगेन आप जब भी जो है अनकॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ोगे, आप जब भी जो है आप साइको एनालिसिस स्कूल के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारा ही जो है आपका पर्सनैलिटी पे है। जैसे आपने पेवलव वगैरह को पढ़ा, तो उन सब का था बिहेवियर पे। और अब ये हम पढ़ रहे हैं, तो इन सब का जो मेन रहेगा वो क्या है कि इनका योगदान, इन्होंने जो इनका टॉपिक था वो था अनकॉन्शियस परसेप्शन, ठीक है। और जो इनका थ्योरीज या फिर इनके मॉडल हैं, वो किसके दिए गए हैं? पर्सनैलिटी के। तो किसी ने जो है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी, जिसमें थ्योरी मतलब ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी बताए कि ईदम होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है, ठीक है। फिर किसी ने जो है स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी दिया। तो इसी तरह से जो आपके हैंस आइजैक थे, इन्होंने मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दिया। अब ध्यान से समझे, ये जो मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी था, ये बेसिक अपॉन जस्ट 3 यूनिवर्सल ट्रेट्स। अब जब आपका सिगमंड फ्रायड का पढ़ा जाएगा, तो आपने अलग है, वो अब आपको याद भी होंगे क्योंकि इतनी बार जो है वो रिपीट हो गए हैं। लेकिन जो आइजैक थे, इन्होंने जो मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बेसिक दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है 3 यूनिवर्सल ट्रेट के ऊपर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी जो है, या फिर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जो उन्होंने बताया था, उसके बेसिक जो है वो 3 यूनिवर्सल ट्रेट जो है इन्होंने माने थे। एक तो इन्होंने वही लिया जो आपका कार्ल जुंग ने दिया था, ठीक है। जैसे आपको इंट्रोवर्ट और जो एक्सट्रोवर्ट कॉन्सेप्ट था पर्सनैलिटी का, विच वॉज गिवन बाय कार्ल जुंग, क्लियर। बट इन्होंने 3 मॉडल लिए, मतलब सॉरी, मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में 3 बेसिक चीजें बताई, 3 यूनिवर्सल ट्रेट बताए, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, वही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एंड दूसरा है आपका न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना एक्सपेंड करके नहीं आता है। लेकिन अगर बाय चांस आ गया, तो आपसे जस्ट इतना पूछा जा सकता है कि न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर जैसे साइकोटिसिज्म जो है, ये किसके जो है यूनिवर्सल ट्रेट है, किसने दिए हैं? तो ये जो है आपके आइजैक ने इनको अच्छे से इलेबोरेट किया था, ठीक है। तो न्यूरोटिसिज्म क्या होते हैं? बेसिकली जो दे न्यूरो यानी आपकी नर्व से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें आपका ज्यादा आएगा, आप ना इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे देखो, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है जब आप मतलब बिल्कुल आपको पूरे आपके जो है इमोशन बिल्कुल स्टेबल होते हैं, यानी आपको जो है आप इमोशनली अनस्टेबल नहीं हो, आपके हर एक इमोशन को आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ठीक है। मतलब आपका हंसना, रोना, कोई भी खुशी, जो भी, मतलब जहाँ पे कहते हैं ना कि जैसे इमोशनली स्टेबल होता है, यानी जैसे मान लो अब किसी की डेथ हुई है, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग रो रहे होते हैं और मतलब अपने, लेकिन एक जो इमोशनली स्टेबल इंसान होगा, वो उस टाइम पे क्या करेगा, वो सबको संभालने की कोशिश करेगा। ऑल्दो अगेन वो भी दुखी होगा, ठीक है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने दुख और चीजों को साइड करके, ठीक है, आप कैसे चीजों को जो है वो
ठीक कर रहे हो। तो वैसे ही जैसे मान लो कि एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम सही नहीं हुआ, तो आप एकदम से ना नेगेटिव चले जाते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है दैट इज रिलेटेड टू न्यूरोटिसिज्म, जिसमें आप हमेशा ही मतलब चीजों में नेगेटिव सोचना, ठीक है, हमेशा जो है वो ऐसे एंग्जाइटी, फियर, ये वाले जो है वो आपके न्यूरोटिसिज्म में आएंगे। और जो हैप्पीनेस है या सैडनेस है, लेकिन कैसी कि एक स्टेबल तरीके से है, ठीक है, तो वो जो है फिर इमोशनल स्टेबिलिटी में आएगा। तो इस तरह से इन्होंने, क्योंकि ये देखो यूनिवर्सल ट्रेट है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं से हमारे मतलब कहीं और से ही आ गए, ये हमारे अपने बेसिक यूनिवर्सल ट्रेट है पर्सनैलिटी के। तो जैसे कई इंट्रोवर्ट होंगे तो कई जो है उल्टे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कई न्यूरोटिसिज्म होते हैं, यानी जो मतलब आपको हमेशा ऐसे नेगेटिव चीजों में ही नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं। और लास्ट है आपके साइकोटिसिज्म, ठीक है, तो साइकोटिसिज्म जो है ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रेट रहता है। साइकोटिसिज्म जो है वो आपका जैसे हिंदी में इसको जो है कहा जाता है आपका, पहले तो ये एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें देखो साइको ना, अब है तो साइकोलॉजी एक अच्छा वर्ड, ठीक है, बट अब जैसे आपको अगर अपने लिए याद रखना हो तो बेसिकली हम लोग जो है साइको टर्म बड़ा नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसे बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, और ऐसे फिर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो हम ना आजकल बड़ा ये स्लैंग यूज करते हैं कि क्या साइको हुआ है, मतलब इस तरह से, ठीक है। ऑल्दो साइको इज नॉट नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव है, ये हमारी सोल, हमारे माइंड को रिफ्लेक्ट करता है टर्म, ठीक है, क्योंकि साइकी इज सोल और माइंड, राइट। बट यहाँ पे जैसे देखो साइकोटिसिज्म जो है, तो ये साइकोटिसिज्म जो है बेसिकली आपका जैसे जो आपकी मानसिक, यानी जैसे आपका एग्रेसिवनेस है, ठीक है, या आप बहुत इम्पल्सिव नेचर के हो, ठीक है, जैसे मतलब होता है ना कि एक इम्पल्सिव होता है, जैसे अगर आपको बोला कि बिल्कुल शांत बैठो तो इंसान से मतलब ऐसे बिल्कुल खाली नहीं बैठा जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इस तरह का जो नेचर होता है, ठीक है, और जिसमें आपका लैक ऑफ एम्पथी रहता है, ध्यान रखें, लैक ऑफ एम्पथी जिसमें रहता है वो हमारा क्या होता है, साइकोटिसिज्म होता है, ठीक है। तो अगर बाय चांस आपसे कभी ऐसे भी पूछा जाए कि साइकोटिसिज्म जो है वो किसने मतलब किसने इसको जो है वो साइकोलॉजी में डिफाइन किया है, तो ये जो है आपके हेंज आइजैक थे, जिन्होंने ये तीनों ट्रेट को जो है अच्छे से डिफाइन किया है। तो अगर आपको पूरी पूरी मतलब थ्योरी ना पढ़नी हो तो आपने सिर्फ ये तीन चीजें जो है वो याद रखनी है। किसने दी? आइजैक ने दी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्जन, लेकिन ध्यान रखना कि इन्होंने सेट दिया पूरा। अगर सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट किसने दिया है कॉन्सेप्ट, तो वो जो है आपके कार्ल जुंग ने दिया है। लेकिन अगर तीनों सेट में आए तो इस तरह से, तो ज्यादातर इन्होंने, और सबसे ज्यादा इन्होंने जो है साइकोटिसिज्म को जो है वो डिफाइन किया था, ठीक है, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि एग्रेसिवनेस की टेंडेंसी होती है, इम्पल्सिविटी होती है, और लैक ऑफ एम्पथी होती है, ठीक है, लैक ऑफ एम्पथी, ये ध्यान रखना सब, ठीक है, कि लैक ऑफ एम्पथी जो है वो आपके साइकोटिसिज्म में होती है। तो ये था आपका जो भी आपने साइको एनालिसिस का बताना था मुझे, ठीक है, तो ये जो है इसके प्रमोटर रहे हैं और इनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको आपने जो है वो पढ़ लेना है, ठीक है। अब जैसे देखो ये है मनोविकृति, ठीक है, विक्षिप्तता, भावनात्मक स्थिरता बोलते हैं। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को तो सबको ही पता है कि इंट्रो मतलब अंदर और एक्सट्रो मतलब बाहर, तो बहिर्मुखता जो है वो एक्सट्रोवर्ट को कहा जाता है। तो ये था हमारा जो है ये थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो ये बाद में आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो थोड़ा करेक्ट मिलेगी। ये नाम जो है इनका छिप गया है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा विजिबल हो गई ना, मैस्लो। अब जैसे अब्राहम नाम आता है तो ये भी क्लियर ही होता है, ध्यान रखें ये मैस्लो है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं इधर। मैस्लो भी जो है इनको पढ़ा जाता है, जैसे हिंदी में मैस्लो नाम इनका जो है मिलेगा आपको, तो अब्राहम मैस्लो। अब आपका देखो साइको एनालिसिस अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अगर उससे आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो हम, जैसे मैं कह रही थी कि अब हम जो है अपने नए ईरा के तरफ जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे अब हम जो है ह्यूमन
यानी ह्यूमनिज्म के बारे में भी अब किसी ने स्टडी करना ही था। ऑल्दो अब नए आएंगे तो वो तो नहीं करेंगे। अब देखो जैसे साइकोलॉजी के बीच बीच में ही लोगों ने जैसे जैसे जिनका जन्म हुआ और जो चीजें पढ़ने लगे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो है वो जर्नल्स निकाले, अपनी बुक्स निकाली। तो इस तरह से जो है एक और नाम हमारी साइकोलॉजी में जुड़ा, तो वो थे हमारे अब्राहम मैस्लो। ठीक है। अब अभी तक बात हो रही थी सिर्फ आपके ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन बिहेवियर की, लेकिन ये जो आपके अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने अब सारी ही चीजों को अलग करके हमें, इन्होंने जो साइकोलॉजी का एक बोलते हैं ना कि नया दौर जो है लाया, ठीक है। और अब इन्होंने किस पे स्टडी किया, इनको जो है इन्होंने देखो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दी है। क्या दी है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो हमें दी, जिसमें इन्होंने ह्यूमनिज्म को पढ़ा। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके जी, ओके। सो इन्होंने जो है वो ह्यूमनिज्म में जो है वो मतलब इन्होंने आगे स्टडी करा और ह्यूमनिज्म में ही फिर इन्होंने अपनी थ्योरीज दी, जिसमें इन्होंने कोई व्यवहार की बात नहीं की। इन्होंने अब देखो ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी है तो व्यवहार तो होगा ही, है ना, पर इन्होंने यहाँ पे ज्यादातर इंसान के बारे में बात की है। तो जब आप इनकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या बात की जा रही है, क्यों ऐसा बार बार कहा गया कि इनको जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर जो है वो कहा गया है, क्यों कहा गया है। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो 1908 में जो है इनका जन्म हुआ था, 1908 में, ठीक है, और 1970 में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो 1908 से लेके 1970 तक का जो है इनका पूरा टाइम पीरियड जो है वो रहा है। और ये भी जो है आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो देखो आपके अब जब हम ना इतनी बार पढ़ चुके हैं तो अब हमें ये क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो जो है आपके अमेरिकन से ही थे। तो इसलिए आपने अब क्या करना है कि जो अमेरिकन वालों की लिस्ट है वो अलग से बना लेनी है, ठीक है। और जैसे ही फिर टेस्ट आएगा तो उस टाइम पे, वैसे तो मैं रोज ही कहती हूँ कि रोज ही रिकॉल करो चीजें, बट एग्जाम से पहले फिर आपको कुछ और नहीं करना है, बस जो आपने एक पेज बनाया होगा आपने सिर्फ उसको पढ़ना है, ठीक है, जहां पे इनके टाइम पीरियड और इनके जो है वो कि ये कहाँ के थे सिर्फ ये लिखा होगा। ओके। तो अब आता है कि अब्राहम मैस्लो, तो पहला जैसे मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मतलब जैसे ह्यूमनिज्म में जो है वो काम किया है, तो इसलिए इनको जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर जो है वो इनको कहा जाता है। ठीक है। अब और इन्होंने देखो जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात होगी तो इन्होंने जो है एक हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो दिया। हायरार्की जो है वो बेसिकली हम अगर आपने मानना हो, ठीक है, तो ये ना एक हायरार्की होता है जैसे एक आपकी जैसे लैडर होती है ना, सीढ़ी होती है, यानी एक अनुक्रम जो है वो इन्होंने दिया। लेकिन किसका अनुक्रम दिया इन्होंने? नीड्स का अनुक्रम दिया, यानी जरूरतों का। और जरूरत किसकी? फिर से ह्यूमन की, यानी जो हमारी जरूरतें होती हैं, ठीक है। अब आप इनको भी एक अलग तरीके से पढ़ोगे क्योंकि इन्होंने पूरा जो है वो अच्छे से समझाया है कि किस तरह की जरूरत है हमारी, ठीक है, एक ह्यूमन की। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी जरूरतें हैं उनको जो है एक ऐसे पूरा अनुक्रम में जो है वो सेट किया, फिर जिसको लास्ट में जाके हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से जाना गया। ठीक है। तो इनके बारे में ये दो ही चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एंड सेकंड इज कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो दिया था। और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है वो रहे हैं। ठीक है। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, यानी इन्होंने बिल्कुल जो है वो आपके ऐसे अनुक्रम बनाया था। ठीक है। एक जैसे सीढ़ी होती है ना कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप, तो इस तरह का जो है इन्होंने हमें दिया। ठीक है। जिसमें इन्होंने ह्यूमन मतलब मानवतावादी मनोविज्ञान थे, तो इन्होंने जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ह्यूमनिज्म को। तो चलते हैं देखते हैं मैम वॉइस नॉट ऑडिबल। पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। स्क्रीन दिख रही है?
Yes, ma'am. ओके, सो अब सब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि देखो दो डेट्स दी हैं और दो जो है वो आपको हाईलाइट चीजें की हैं, तो ये आपने जो है ध्यान से पढ़ना है अब, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जो एग्जैक्ट आता है, पहले ही मैं बता रही हूँ, जो एग्जैक्ट आता है कि आपका जो मतलब हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है, ठीक है, ये सबसे जैसे सीधा सा आता है कि कब जो है वो डिराइव की गई थी या कब उसको जो है वो प्रोफाउंड किया गया था, तो उसका जो आंसर होता है दैट इज 1954। पर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ कि आपने ऑप्शन ध्यान से देखनी है, ठीक है। अगर बाय चांस उन्होंने 1943 दिया है तो मेरे हिसाब से तो 1943 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जब आप नेट पे सर्च कर रहे हो तो कहीं पे 1954 आएगा, कहीं पे 1943 आएगा। तो अब या तो इस तरह से है कि ऐसा क्वेश्चन डाले ही ना, अगर डाला है तो ये दोनों आनी नहीं चाहिए ऑप्शंस पे, बट वही है कि अब एग्जाम जो है वो कोई भी नहीं कर सकता प्रिडिक्ट कि क्या आ जाए, बट मैक्सिमम जगह जो है इसका जो आंसर है वो 1954 ही दिया गया है। अब क्यों 1954 जो है वो दिया गया है, अब देखो हम लोग भी हैं, अगर मान लो कि आपको कोई चीज न्यूज़पेपर में मिल रही है, ठीक है, और वही चीज जो है आपको कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड साइट है या फिर गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड बुक है, आप किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? Book. ऑब्वियसली बुक तो करोगे, है ना, क्योंकि देखो ना जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, अब देखो किसी ने अच्छी मतलब देखो ये भी है कि किसी ने न्यूज़ दी होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट ही दी होगी, पर कई बार क्या होता है एडिटिंग की वजह से या मतलब वैसे चीजें करके जो है वो भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो मैं भी आपको यही कहूंगी कि जैसे इसमें भी यही था कि अब्राहम मैस्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हिज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इन हिज 1943 पेपर। तो उन्होंने एक सिर्फ एक पेपर जो है जैसे शोध पत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो नॉर्मल पेपर बोला गया है, बट हिंदी में जैसे शोध पत्र बोला जाता है, ठीक है, जैसे कोई अपना खुद से निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी कि अब्राहम मैस्लो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसका कहते कि इन्होंने अपनी जो प्रतिपादन टर्म आती है ना, ठीक है, कि जैसे इन्होंने खुद जो है वो अपनी थ्योरी जो है या फिर जो भी इनका काम था उसका प्रतिपादन इन्होंने खुद किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही है कि एक 1943 में एक शोध पत्र था इनका, ठीक है, और नाम क्या था उसका, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। देखो पहला ही, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ह्यूमैनिज्म में काम है, तो इनका जो काम था तो ह्यूमन से ओरिएंटेड था, तो इन्होंने इनका एक शोध पत्र आया, कब आया, 1943 में, जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसमें इन्होंने सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन जो बाद में लेटर जो है फिर इन्होंने ही अपनी थ्योरी को एक्सपेंड भी किया, ये भी अब जब आप इनकी मतलब पढ़ते हैं मतलब इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इनके आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक जो इनका पहले था मेन, ठीक है, फिर बाद में इन्होंने जो है इन्हीं की जो थ्योरी है यानी इन्हीं का जो हायरार्की ऑफ नीड है उसको एक्सपेंड भी किया गया है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने वो भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं करना कि जल्दी जल्दी पढ़ा, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडेड टर्म आई, कि अगर आपको पूछा जाएगा एक्सपेंडेड का, तो आपने फिर स्टेजेस भी चेंज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर पहले आएगा कि इन्होंने पेपर में बताया था, तो पेपर का नाम क्या था, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि 1943 में जो है इन्होंने जिसमें सबसे पहली बार हायरार्की ऑफ नीड को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फिर बाद में जो मैस्लो का ही पेपर था, ठीक है, उसी को ही लेके बाद में ही लेटर एक्सपेंडेड ऑन दिस थ्योरी इन हिज 1954 बुक। अब 1954 में उन्होंने क्या किया, अपनी ही एक बुक निकाली, ठीक है, जिसमें और बुक का नाम क्या था, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की इन्होंने एक बुक निकाली, फिर जिसमें इन्होंने अपनी पूरी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को जो है वो एक्सपेंड करके जो है वो हमें इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए जो आपका मेन एग्जैक्ट पेपर में जो आता है, तो वहां पे अगर क्वेश्चन आता है कि किसने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है वो किस ईयर में डेवलप हुई थी या किस ईयर, अगर बेसिकली आपसे उससे ईयर पूछा जाता है तो आप 1954 ही करोगे।
ठीक है। लेकिन अगर घुमा के पूछा होगा पेपर या इस तरह से पूछा होगा तो आपने 1943 को जो है वो कंसीडर करना है। तो क्लियर है सबको ये चीज? ओके जी, Yes, ma'am. ओके जी, ओके। तो ये था, ठीक है। हिंदी में मानव प्रेरणा का सिद्धांत इनका शोध पत्र था। और जो प्रेरणा और व्यक्तित्व यानी आपके मोटिवेशन, ठीक है, तो उसमें जो है ये आप बिहेवियर एंड मोटिवेशन, तो ये जो है इनकी बुक का जो है वो नाम था, बिहेवियर सॉरी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। अब नेक्स्ट आता है, ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, अब जो इनका हायरार्की ऑफ नीड है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज वो कंप्लीट वैसे भी नहीं हो पाएंगे और क्लास भी थोड़ा बहुत मतलब लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछला भी पढ़ लिया थोड़ा सा, है ना। तो इनकी जो बेसिक हायरार्की है उसको हम कल ही डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी जो है वो पूरी अच्छे से हो जाए। अब ये इनका लास्ट है तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो he was the first psychologist to recognize the importance of self actualization। ये टर्म जो है आपको बहुत बार मिलेगी, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आत्म सिद्धि, हिंदी में जैसे स्व यथार्थ भी बोलते हैं और इसको आत्म सिद्धि भी बोलते हैं। और ये इनकी जो हायरार्की ऑफ नीड था उसका सबसे लास्ट स्टेप था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इस वजह से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टू स्टडी इट साइंटिफिकली। और दूसरा, और इसी चीज को इन्होंने जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करने वाले भी ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जैसे पहले थे तो स्टडी करते थे और ये है, बट साइंटिफिकली जिन्होंने स्टडी किया और जिन्होंने ह्यूमैनिज्म पे जो है पूरा काम किया, ठीक है, और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हमें लाके दी, तो इन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसका जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो जो है आपका इन्हीं को जो है वो हेनरी मॉजले सॉरी इनको जो है अब्राहम मॉजले मैस्लो को जो है वो जाता है, ठीक है। तो साइंस का भी हेनरी मॉजले है ना, एक तो उनका भी नाम याद आ जाता है, तो ये कर लेना, ठीक है। जैसे मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, अब्राहम मैस्लो नाम है इनका, ठीक है। तो इन्होंने जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के इम्पोर्टेंस पे जो है वो ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको साइंटिफिकली भी जो है वो स्टडी किया है। नेक्स्ट आता है, अब ये है अदर नेम ऑफ मैस्लोस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने लास्ट टाइम जो है सोशल लर्निंग थ्योरी के किए थे ना, तो सोशल लर्निंग थ्योरी के जो है आपने पढ़ने हैं। अब क्यों मैंने सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया, क्योंकि आपका जो देखो पहला ही वर्ड है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लेकिन आपने पढ़ा है ना कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सोशल लर्निंग थ्योरी को बोला गया था ना। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, ये चीज आपने जो है अच्छे से पढ़नी है कि नीड थ्योरी अगर आएगा, अगर नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है तो वो दिया है मैस्लो ने, और अगर सिर्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है तो वो हमारी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी को कहा गया है, ठीक है। तो ये वर्ड इसीलिए है क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग अब फैक्टर, बहुत जैसे जैसे देखो आप ज्यादा पढ़ते जाओगे ना, नेचुरल है आप कंफ्यूज भी होगे। तो इसलिए आपने जब भी वर्ड आप कभी भी पढ़ते हो आपने कंपैरिजन में पढ़ना है कि अच्छा ठीक है हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो क्योंकि वो उसके लास्ट फैक्टर था अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड लास्ट क्या था आपका, सॉरी अल्बर्ट बंडूरा का मैंने कहना था, मैं अभी ऐसे था कि कहीं एकदम ही चली गई, तो अल्बर्ट बंडूरा के थे ये तो, अटेंशन, रिटेंशन। बट जैसे आपने सोशल लर्निंग थ्योरी के भी पढ़े होंगे ना, तो उसमें भी है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब आता है, तो सबसे पहला है यहाँ पे मैस्लो की थ्योरी का क्या था, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें नीड्स की बात की गई है। फिर आता है सेटिस्फेक्शन नीड्स थ्योरी, ज्यादातर आपको यहाँ पे नीड वर्ड से ही रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन नीड थ्योरी जो है ये इसका एक और नाम है। थर्ड है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। एंड ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, ये तो हमने पढ़ना ही है क्योंकि ये जो है इनका मेन नाम है, ठीक है, जिसमें ह्यूमैनिस्टिक क्योंकि ह्यूमन के ऊपर इन्होंने स्टडी करा है, तो ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
एंड लास्ट है नीड हायरार्की थ्योरी। तो क्योंकि इन्होंने हायरार्की थ्योरी पूरा मतलब एक अनुक्रम दिया है, पदानुक्रम जैसे कहते हैं, तो इसलिए जो है इन्होंने ये दिया था। तो इसको ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, और अगर आप ऐसे भी ना पढ़ो तो आपको ऐसे भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमें खुद ही पता है कि उन्होंने हायरार्की दी है, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है, और किसके लिए दिया है, जब उन्होंने ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमैनिटी को जो है वो ज्यादा स्टडी करा, साइंटिफिकली स्टडी करा, और उसके बाद जो है वो हमें पर्सनैलिटी के ट्रेट जो है वो इन्होंने बताए थे, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है देखो पर्सनैलिटी में काम किया है, ठीक है, तो इसलिए अब ये भी जो है पर्सनैलिटी में ही आते हैं, इनका भी पूरा जो रहेगा, क्योंकि ह्यूमन है तो ह्यूमन की पर्सनैलिटी भी जो है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक हायरार्की दी थी, जिसका ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह के, बाकी आपने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, जिनको हम जो है फिर कल अच्छे से करेंगे। ये इनके हिंदी में है। पहला तो जैसे मैंने कहा था ना कि स्व यथार्थीकरण सिद्धांत, इसको इसीलिए क्योंकि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो इनका सबसे पहला ही जो है वो आपका है, ठीक है। दूसरा है संतुष्टि आवश्यकता सिद्धांत, मांग और आपूर्ति, मानवतावादी सिद्धांत। तो इस तरह के जो है इनके ये अनदर नाम है जो इनकी थ्योरी को दिए गए थे। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ लिविंग बीइंग फील्स द लैक और डिमांड ऑफ इट्स नीड टू सेव इट्स एग्जिस्टेंस। बाकी तो ये हम कल करेंगे, पर ये मैं शुरुआत ही आपके साथ कर रही थी, क्योंकि देखो ना मेन है ह्यूमन बिहेवियर में जो ह्यूमन की नीड्स है। अब देखो हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी में हमारी जरूरतों का बहुत ज्यादा जो है वो फैक्टर होता है, अभाव मतलब सॉरी प्रभाव होता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, जो आपकी फिजिकल नीड है, यानी अगर आप शरीर से ही अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपका अगर कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी शरीर ही अच्छा नहीं होगा तो चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, आपको भी पता है कि वो किसी काम का नहीं होता है। तो हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो यही चीज है कि जो आपकी पहले सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपकी, है ना, तो कह रहे हैं कि अगर इस मतलब जैसे ये पूरी थ्योरी थी, तो कहते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं यानी जो जिंदा है, अब इसमें ये नहीं है कि ह्यूमन ही, पशु भी सेम चीज उनके साथ भी यही है। तो कहते हैं कि अगर मान लो कि उनको जो है कमी महसूस होती है, ठीक है, या उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और डिमांड बढ़ती है, और अगर सीधी सी बात है कि अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग कैसे जो है वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भूखा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो एट लास्ट क्या होगा, वो उस खाने के लिए जो है गुस्सा भरेगा ना, ठीक है, तो इस तरह से फिर एग्रेसिव नेचर भी आएगा। तो ये मतलब जितने भी लोग हैं, आप हम लोग कहते हैं कि बड़ा खुश है, बड़ा दुखी है, ये है वो है, ठीक है, तो वो सारे जो है उनके फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। और ह्यूमन है चाहे ठीक है, सबको पता है कि ह्यूमन तो ऐसे होते हैं कि जब उनकी एक नीड जो है पूरी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर कोई नई ही जो है वो सक्रिय हो जाती है, नई ही नीड जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है ह्यूमन नीड को बताया था। तो आज के लिए काफी है इतना, तो इसके आगे जो है हम कल करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जो है इनके जितने भी इन्होंने हायरार्की जो बेसिक है इनका कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप पढ़ भी लेना, क्वेश्चन होंगे तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी पिछला कुछ पूछना है तो वो काइंडली पूछ लें आप लोग, फिर क्लास जो है आज इतना ही काफी है। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। थैंक यू आ जाता है पर ऐसे नो मैम, ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ओके देन।